खोल के रखना। खोल के हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप पे। तो आज जो है हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं बिहार बोर्ड एंड यूपी आप बोर्ड सभी को स्वागत के है जो भी आरक्षण क्लास का जो एजुकेशनल ग्रुप विद्यार्थी पे। हैं, तो 12th आज क्लास जो का है विद्यार्थी हम आप लोगों को और यहाँ पे उनको बताने वाले हैं हिंदी ग्रामर में बिहार बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यूपी आप सभी को स्वागत है आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप पे। तो आज जो है हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं बिहार बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यूपी आप सभी को स्वागत है आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप पे। तो हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप में। तो आज जो है हम लोग देखेंगे इस क्लास में बिहार एंड यूपी बोर्ड के जो भी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और उनका एग्जाम में अगर हिंदी से क्वेश्चन आता है, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आता है, तो उसको जो है आज हम आप लोग को कराने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समास। और इस समास से जो है आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है 1 से 2 नंबर जो है अवश्य रहेगा। तो एक छोटा सा ये टॉपिक है और उतना भी छोटा ना कह सकते हैं इसको, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला यह टॉपिक है। तो इसीलिए जो है आज के इस क्लास में जो है इस पर हम काफी जो है बढ़िया से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जब ये पूरा जो है हम जितना तक पढ़ाएंगे वहां तक आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस भी कराएंगे, ताकि आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसका अभी से ही अभ्यास हो जाए कि आखिर किस किस टाइप से जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो है समझ सकते हैं समास। तो समास को जो है हम लोग शुरुआत करते हैं और इस समास सबसे पहले जानेंगे आखिर है क्या, होता क्या है समास। तो समास जो कहता है कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण होता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण का मतलब यह होता है कि किसी भी वाक्य को या वाक्यांश को या उसको उपवाक्य कह सकते हैं, उसको एक छोटे से शब्दों में कह देना है ना, एक नियम के अनुसार जो है उसके छोटे शब्द को बना देना आपका जो है संक्षिप्तीकरण कहलाता है। उसको संक्षेप में बोल देना संक्षिप्तीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, राजपुत्र। इसको क्या कह सकते हैं, राजपुत्र कहेंगे। उसी तरह से धन से हीन, धन से हीन, तो धन से हीन को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो कहेंगे धनहीन, धनहीन कहेंगे। तो ये जो है आपका समास ही हो जा रहा है। ये क्या है, समास आपका है ना। तो समास जो है यही है कि बड़े से जो है एक वाक्यांश को एक छोटे से शब्दों द्वारा लिख देना समास कहलाता है। एक संक्षेप रूप में लिख देना समास कहलाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे कि समास मतलब क्या होगा, संक्षिप्तीकरण। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन में संक्षिप्तीकरण के बदले में संक्षेप भी मिल सकता है लिखा हुआ, इसके बदले में क्या, संक्षेप। ठीक है, तो ये दोनों जो है अगर आपके एग्जाम के क्वेश्चन में अगर आए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो संक्षिप्तीकरण या संक्षेप, ये दोनों होगा।
अब जो है यहाँ पे समझते होंगे कि आखिर समास जो होता है ये है क्या। तो चलिए इस समास को जो हम लोग समझते हैं। तो समास कहता है कि दो शब्दों या पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होना का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, तो दो शब्दों के मिलने से जो उसमें परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही यानी जो विकार उत्पन्न होता है, इस विकार उत्पन्न होना यानी परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी तो कहेंगे तो उसे समास कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। तो यहां से ये परिभाषा जो है आप याद रखेंगे कि दो शब्दों या पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। इसी से एक मिलता जुलता है आपका जो है संधि। तो संधि क्या होता है? तो शब्दों या पदों के जगह पे जो है वर्णों या अक्षरों का मेल होता है। लेकिन इस समास में शब्दों या पदों का मेल होता है, लेकिन संधि में क्या होगा? वर्णों या अक्षरों का मेल होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो है केवल याद रखेंगे कि शब्दों या पदों का मेल होने से एक नए शब्द का आगमन होगा, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, तो उसी को हम लोग जो है समास कहते हैं। बताइए, जो भी दिक्कत होगा आप चैट सेक्शन में जो है लिखेंगे। ब्राइटनेस बढ़ाइए सर। अच्छा, एक बार देख ले रहे हैं कि कैसा जो है दिख रहा है, उसके बाद जो है आपके अनुरूप जो है कर दिया जाएगा। और ये काफी जो है इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अपने सभी दोस्तों के पास जो है ये वीडियो को शेयर कर देंगे। दिखाई तो लगता है कि ठीक ठाक ही दे रहा है, और कोई दिक्कत है? ठीक है, और ब्राइटनेस थोड़ा सा कर दे रहे हैं। चलिए, अब ठीक है, ये ब्राइटनेस हो गया है। अब लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझ रहे होंगे संक्षिप्तीकरण यानी किसका मतलब हुआ? समास का मतलब। समास का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो संक्षिप्तीकरण, उसे किसको दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं? संक्षेप। इसका परिभाषा क्या हो सकता है? तो दो शब्दों या पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? समास कहते हैं। अब इसमें जो है एक बात जो है समझना जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे समझिए। जैसे देखिए, अगला समझते हैं कि समास में जो है, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बराबर कुछ हो गया? राजपुत्र। राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। उसी तरह से धन से हीन बराबर जो है धनहीन, धनहीन हो गया। तो इसमें देखिए ये वाला जो टर्म होगा ये पूरा, ये आपका समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है, समास विग्रह। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका जो संक्षिप्त रूप है ये समास कहलाता है। लेकिन समास के एक ये पद है जिस पद को नाम है समासिक पद, या इसी को समस्त पद कहते हैं। समासिक पद या क्या कहेंगे? समस्त पद कहते हैं, समस्त पद। तो चलिए, तो यहाँ पे आप दोनों को देखते हैं आखिर समासिक पद क्या है और ये समास विग्रह क्या है। तो कहते हैं कि किसी भी शब्दों को यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को एक संक्षेप में लिखना समासिक पद कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह क्या होगा? तो कहेंगे समासिक पद को या समस्त पद को समास के नियम के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार जो है सुनेंगे, कहेंगे दो या दो से अधिक शब्दों को एक संक्षेप में लिखना समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। लेकिन समास विग्रह क्या है? तो कहेंगे समासिक पद या समस्त पद को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बताओ ये वाला क्या है? धन से हीन, तो ये भी आपका हो जाएगा समास विग्रह।
समास विग्रह कहेंगे। विग्रह का मतलब होता है उसको अलग करना। क्या करना? अलग करना। और ये धनहीन जो है आपका क्या होगा? समस्त पद होगा। समस्त पद जो है इसका नाम है। तो समस्त पद क्या है? समस्त पद सब लोग बताए तो सर ट्रिक बोलते हैं, कुछ ट्रिक बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए समस्त पद क्या है, तो हम बोलेंगे कि समस्त पद की दो या दो से अधिक शब्दों को एक संक्षेप में रूप में लिखना समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह क्या है? तो कि समस्त पद को तोड़ने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद जो है आगे देखते हैं नेक्स्ट, समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास के प्रकार। और ये सभी लोग जो है अगर इस समास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप, आप उस ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे जो है इस समास का पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद भेज दिया जाएगा। ठीक है, बताइए कोई क्या दिक्कत है जी? चलिए उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं। समास के अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है संस्कृत के अनुसार 4 प्रकार होता है। तो कहा जाए कि समास के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? 4 गो। लेकिन हिंदी में जो है हम लोग 6 प्रकार को भी देखते हैं। ठीक है, तो कैसे 4 गो होता है और कैसे 6 गो होता है ये दोनों को देखते हैं। तो समास के ये आपका जो पहला भेद होता है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और दूसरा जो होगा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और तीसरा जो आपका होगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और ये वाला जो होगा आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। अब देखिए इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पदों के प्रधानता के आधार पे है। पदों के प्रधानता के आधार पे समास कितना प्रकार के? आपका 4 प्रकार के हो गया। प्रधानता, पदों के प्रधानता के आधार पर, पदों के प्रधानता के आधार पर कि कौन जो है समास में कौन वाला पद प्रधान होता है उसके आधार पे समास के कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। समास का नाम क्या है? तो पहला में आपको अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा द्वंद्व समास और चौथा नंबर क्या है भाई? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब देखिए अब हिंदी में जो है देखा जाए तो एक और जो है पूछा जाता है कि समास के कितने भेद है, तो वहां पे जो है 6 को मारेंगे। और 6 को कैसे होगा? एक तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 2 उपभेद होता है, बाकी तत्पुरुष समास के बहुत मानी प्रकार है। और उपभेद 2 कौन कौन है? तो एक जो है आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और दूसरा जो हो जाएगा आपका दिग्गु समास। दूसरा को क्या हो जाएगा? दिग्गु समास। तो संस्कृत में समानता जो है हम ऐसे पढ़ते हैं कि समास के 4 प्रकार अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तत्पुरुष के जो है मुख्यतः उपभेद ये है कर्मधारय समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास और दिग्गु समास। चाहे ऐसा पूछा जाए पदों के प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होगा? 4 प्रकार के होगा। लेकिन ऐसे ही केवल पूछ दिया जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए 6 गो होता है, 6 गो। लेकिन उसके अलावा भी जो है और हम पढ़ते हैं जो कि तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 प्रकार इसका कैसा होता है वो भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो है आप पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा नंबर जो है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा नंबर दिग्गु समास, दिग्गु समास। चौथा नंबर जो है
चौथा आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और 5वां नंबर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और 6ठा नंबर होगा आपका, एक बच गया लास्ट, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो देखिए सबका जो है हम बारी बारी से देखेंगे। एक देखे थे 4 गो, जैसे इधर वाला जो प्रकार हो गया आपका 6 गो हो गया, इधर में कितने हो गया टोटल प्रकार? 6 गो। लेकिन 4 गो जो है, ये 4 गो अभी हम जैसे कि बता चुके हैं कि पदों के प्रधानता के आधार पे है, कि कौन पद जो है कितना प्रधान है उसके आधार पे, पदों के प्रधानता के आधार पर, पदों के प्रधानता के आधार पे पहला कुछ हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा नंबर कुछ हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और तीसरा नंबर आपका जो होगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा नंबर कुछ हो जाएगा जी बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पे समझिए, ये चारों के चारों जो है पदों के प्रधानता के आधार पे है कि कौन सा समास में कौन सा पद कितना प्रधान है, कौन सा समास में कितना कौन पद प्रधान है। तो देखिए ये जो अव्ययी भाव समास होता है इसका पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। यानी कैसे आप समास के पद देखेंगे तो उसमें एक 2 पद होगा, एक को बोलते हैं प्रथम पद, बाद वाला को बोलते हैं उत्तर पद। शुरुआत वाला के प्रथम पद, बाद वाला के उत्तर पद बोलते हैं। तो अव्ययी भाव समास में 2 पदों में से शुरुआत वाला पद जो है प्रधान होता है, तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कहेंगे जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिस समास का पहला पद जो है प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें बोलेंगे जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों के दोनों प्रधान होगा, पहला और दूसरा दोनों प्रधान होगा तो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समास का दोनों के दोनों पद प्रधान हो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब बहुव्रीहि समास कहता है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो, जिस समास का दोनों में से कोई पद प्रधान न हो बल्कि एक तीसरा जो है अन्य पद प्रधान हो, तीसरा जो है एक अन्य पद प्रधान होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसमें तीसरा पद प्रधान होगा उसे क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है तुरंत बन गया, कहेगा किस समास का अन्य पद प्रधान होता है, तो आपका कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। किस समास का दोनों पद प्रधान होता है तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास हो जाएगा। और किस समास का पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पदों के प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। हिंदी में समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। एक बार जो है सभी विद्यार्थी क्या करें, ये जितना भी नाम है 6 को नाम जो है लिखकर कमेंट सेक्शन में जो है जरूर लिखे, ताकि हम सब लोग को देख लें कि हाँ कितना विद्यार्थी को जो है याद हो गया है। ये 6 प्रकार याद हो गया सबके? चलिए बहुत बढ़िया।
यहाँ पे जो है सबके याद हो गया होगा, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा दिगु, चौथा कर्मधारय और पांचवा द्वंद्व समास, छठा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। यानी समास के कितने प्रकार हो गया, 6 प्रकार। और यहाँ पदों के प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और तत्पुरुष समास के 2 प्रमुख उपभेद कौन कौन है, कर्मधारय और दिगु। जैसे इसके पहले बताए थे कि तत्पुरुष समास के ये दोनों जो है, ये दोनों एकदम जो है प्रिय बेटा है, ये दोनों क्या है, प्रिय बेटा। बाकी अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो संस्कृत से तुलना करके तो तत्पुरुष समास के बहुत मानी भेद होता है। एक मध्यम पदलोपी समास होता है, नई समास होता है, लेकिन हम लोग जो है नहीं पढ़ते हैं वो सब, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जो है जैसे मध्यम पदलोपी तो बिल्कुल ही जो है एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन एक और है जो नई समास है, नई समास, नई समास से जो है क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो हम नई समास को अन्य भेद के अंतर्गत जो है देख लेंगे कि जो तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद कौन कौन है। तो आपका नई समास, और नई समास जो है काफी आसान है, लेकिन फिलहाल जो है अभी इतना देखेंगे कि हिंदी में समास के अगर कहेगा तो 6 प्रकार होगा, ठीक है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दिगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि। पदों के प्रधानता के आधार पे अव्ययी भाव जिसका पहला पद प्रधान होगा, दूसरा तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होगा, और तीसरा द्वंद्व समास जिसका पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होगा, और चौथा बहुव्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होगा बल्कि अन्य पद प्रधान होगा। यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं बारी बारी से अव्ययी भाव समास से। तो देखिए सबसे पहला जो है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे देखिए अव्ययी भाव समास जो है क्या है। तो एक जो है इससे पहले जो है आपको समझना होगा अवयव। क्या समझना होगा, अवयव, कि अवयव है क्या। तो देखिए पहले तो हम लोग समझेंगे कि अवयव क्या है। अवयव, अवयव को ही अधिकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द में ही पढ़ना है ना, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द को अवयव शब्द कहते हैं या अवयव शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं, बात एक ही है। ये क्या है, तो कहता है कि वैसा शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन, काल कारक इत्यादि के अनुसार बदल जाता है, इत्यादि के अनुसार नहीं बदलता है, इत्यादि के अनुसार नहीं बदलता है, उसे जो है क्या कहते हैं, अव्ययी भाव अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। ये अविकारी शब्द है। लेकिन एक विकारी शब्द होता है, तो विकारी शब्द कहता है कि वैसा शब्द है जो लिंग, पुरुष, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदल जाता है, उसे जो है विकारी शब्द कहते हैं। और नहीं बदलेगा तो अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो होता है 4 प्रकार के होता है, जिसमें आपका आ जाता है क्रिया विशेषण, और एक होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, और एक और होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, और लास्ट होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए बोधक अव्यय, तो ये वाला जो आपका है ये 4 गो, ये जितना भी सबका उदाहरण होता है, जो भी क्रिया विशेषण का उदाहरण हो, संबंध बोधक का उदाहरण हो, समुच्चय बोधक का उदाहरण हो, या तो विस्मयादि बोधक का उदाहरण हो, सब के सब जो है अविकारी शब्द होता है, यानी अवयव शब्द होता है। कैसे होता है और कैसे लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार जो बदल जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, उसको भी समझते हैं। जैसे इसी को मिटा दिखा, दूसरे पेज ले लेते हैं। देखिए एक होता है कोची विकारी शब्द।
तो विकारी शब्द कहता है कि जो लिंग पुरुष वचन के अनुसार बदल जाए उसे जो है विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अगर बच्चा है, बच्चा, इसको लिंग बदलेंगे तो बच्ची हो जाएगी, अगर जो है इसको वचन बदलेंगे तो बच्चे हो जाएंगे, है ना। उसी तरह से बुढ़ा, तब बुढ़ा है तो इसको जो है लिंग बदल दोगे तो कुछ हो जाएगा बुद्धि, अगर जो है इसको वचन बदल देंगे तब बुद्धे, और वाक्य में प्रयोग करके काल कारक भी बदलेंगे तो बदल जाएगा। उसी तरह से लड़का, तो लड़का के लिंग बदल देंगे तो कुछ हो जाएगा लड़की, और वचन बदलेंगे तो लड़के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शब्द है ये आपका विकारी शब्द है। और विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होता है। इसमें आपका संज्ञा का उदाहरण हो सकता है, इसमें सर्वनाम के उदाहरण हो सकता है, विशेषण के हो सकता है, और एक क्रिया का हो सकता है। विशेषण एवं अगला जो है क्रिया। तो यहाँ पे देखिए विकारी शब्द जो होगा, विकारी शब्द आपका 4 प्रकार के होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द है। और ये विकारी शब्द जो होता है ये आपका ये जितना भी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सब के उदाहरण जो है विकारी शब्द के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके पहले तो यहाँ पे देख लिए कि अवयव यानी कि अविकारी शब्द, अविकारी शब्द का जो है एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है जी। तो एग्जाम्पल एक बार देख ले रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हो जाएगा। तो अभी हम बताएं कि क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल अगर हमें आ सकता है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, सबका एग्जाम्पल आ सकता है। तो पहला एग्जाम्पल तेज, तो तेज के बताओ तो लिंग बदल के तेजी होगा, तेजी कहीं बोलते हैं नहीं। फिर इसको वचन बदलेंगे तो तेजे, तेजे नहीं होता है तो वो भी आपका नहीं होगा। तो तेज हो गया, धीरे धीरे हो गया, या धीरे से, या अचानक, अचानक, ये सब जितना भी, या प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक हो गया। या इसी प्रकार से अगर देखें तो आपका जितना भी ये सब है ये सब अविकारी शब्द का उदाहरण है, यानी कि अवयव का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको हम मिटाने के बाद जो है अब आते हैं अव्ययी भाव समास पे कि आखिर अव्ययी भाव समास क्या है। तो देखिए आप परिभाषा से मतलब नहीं रखे, परिभाषा से जो है जो इम्पोर्टेंट है वो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अव्ययी भाव समास से जो भी आपको क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं, वो एग्जाम में जो है पूरी तरह से बन जाए। तो इसका कहता है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान होता है। इसका और है कि पदों की, पदों में पुनरावृत्ति होता है, पदों में क्या होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन होगा। जैसे दिनों दिन, घर होगा, घर घर, रातों रात, बातों बात, यानी एक ही शब्द जो है दो दो बार आएगा, बार बार आएगा, तो उसको बोलते हैं शब्दों या पदों की पुनरावृत्ति होना। अब पहला पद प्रधान होगा तथा अवयव होगा, पहला पद प्रधान और साथ ही साथ क्या होगा अवयव होगा, उसे हम यही भाव कहते हैं। बताओ जी, फास्ट तो नहीं हो रहा है। हाँ, मैथमेटिक्स भी होगा आपका लाइव क्लास में। चलिए, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद कहता है कि अव्ययी भाव समास की वैसा समास जिसका पहला पद क्या होगा प्रधान होगा तथा अवयव होगा, उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में जो ऐसे कुछ कुछ समास होते हैं जिसमें पदों की पुनरावृत्ति हो, तो इसका एक शर्त हो गया कि पदों की पुनरावृत्ति वाला जितने भी शब्द है वो सब आपका अव्ययी भाव समास होगा, सब क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जैसे इसको उदाहरण के लिए देखते हैं, आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो इसमें प्रति है एगो दिन है, प्रति है और एगो दिन है, तो ये प्रति का मतलब होगा ये अवयव, प्रति क्या होगा अवयव। उसी तरह से जिस शब्द में आपको प्रति लिखल मिल जाए,
आ लिखल मिल जाए, अनु लिखल मिल जाए, भार लिखल मिल जाए, ये सब आपका जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण होगा। सब क्या होगा? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होगा। साथ और साथ यथा लिखल मिल जाए, वो भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो ये एकदम रट जाओ कि प्रति जकरा में लिख रहे हैं शुरुआत बार में, आ लिख रहे हैं, अनु लिख रहे हैं, भार लिख रहे हैं, यथा लिख रहे हैं, सब जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण होगा। साथ और साथ पदों में पुनरावृत्ति होगा, पदों में पुनरावृत्ति होगा। जैसे हम कह सकते हैं घर घर, रातों रात, रातों रात, बातों बात, बातों बात। उसके बाद जो है आगे देखते हैं लातों लात, ये भी हो जाएगा। अब जो है प्रति से प्रतिदिन देख लिए, आज से जो है आज जन्म हो जाएगा, आज जन्म। उसके बाद जो है अनु से हो जाएगा अनुकूल, अनुकूल। प्रति से एक और बन जाएगा प्रतिकूल। उसके बाद जो है भार से बन जाएगा भार पेट, भार पेट बन जाएगा। यथा से बन जाएगा यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा संभव यानी संभव के अनुसार। और यथा और भी कुछ यथा से बन सकता है। यानी जितने भी जो है उदाहरण लिखे, ये सब आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। और भी बहुत सारा उदाहरण को देखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान दें, जो आपको हम पीडीएफ भेजने वाले हैं, क्योंकि वो पीडीएफ में बहुत सारा जो है आपको प्रैक्टिस के लिए जो है एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ मिलेगा। और वो आपका जो है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे ध्यान दें, ये पीडीएफ में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। क्या इधर भी ध्यान दीजिए सर जी, क्या बोल रहे हैं जी? ट्रिक के मदद से ही आपको बताएंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखें। आपको सर जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है पहले दे दे रहे हैं, उसके बाद जो है उसको हम ट्रिक से कैसे समझ सकते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ट्रिक तो ऐसा बताएंगे, ऐसा लाजवाब बताएंगे कि आप जिंदगी में भी जो है कभी नहीं भूल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा भाई धैर्य रखें, और रखेंगे उसके बाद जो है आप क्लियर जो है ट्रिक को समझ सकते हैं। हम अचानक जो है आप लोग को ट्रिक बता देंगे तो सब ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। इसीलिए उससे बचने के लिए जो है पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अभी हम बताएं कि समास का तात्पर्य क्या है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नया एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, धर्म से हीन तो धर्महीन, या धन से हीन रहता तो धनहीन कहलाता। समासिक शब्द और समास विग्रह, तो कहते हैं समास के नियमों से निर्मित शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद जो है विभक्तियों के चिन्ह, जो विभक्ति चिन्ह अब क्या है जी? अब यहाँ पे एक और बात आ गया, विभक्ति चिन्ह। तब विभक्ति चिन्ह को बोलते हैं प्रसर्ग। अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह को कहते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। अब कारक को आप पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे कारक चिन्ह क्या है। कर्ता ने कर्म को कर्म से, फिर संप्रदान को के लिए अपदान से, जुदाई के अर्थ में, संबंध काके की रारेणी होता है, और अधिकरण में पर असंबोधन हे हो अहो अरे अजी होता है। तो वो सब जो चिन्ह बोले वो सब चिन्ह को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। तो कहता है कि जो भी शब्दों के बीच में विग्रह करने पर जो कारक चिन्ह आता है वो कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है। केकरा में? समस्त पद में। लेकिन जब विग्रह करते हैं तो उसमें विभक्ति चिन्ह पुनः जो है आ जाता है। तो ये बात को जो है आप याद रखेंगे। समास विग्रह तो समझ ही लिए होंगे, समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जो इस समासिक शब्द है, ये जैसे मान लेते हैं कि राजा का पुत्र, चाहे राजपुत्र डायरेक्ट लिखल है वहां पे, इसी को देख लेते हैं राजपुत्र। तो ये राजपुत्र जो है, ये इसके राज और पुत्र, ये दोनों के बीच में क्या संबंध बतलाया जा रहा है ना, और उसको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो उसे क्लियर करने यानी तोड़ कर ही क्लियर करेंगे तो उसको बोलते हैं समास विग्रह। जैसे इसको बोलेंगे राजा का पुत्र,
राजा का पुत्र। तो ये का जो आया का, ये विभक्ति चिन्ह है। ये राजा और पुत्र जो है ये दो शब्द है, दो पद है ना। और यही दोनों को जो है एकदम पूरी तरह से यह स्पष्ट कर रहा है राजपुत्र, ठीक है, कि राजा का पुत्र है। तो इसी को बोलते हैं समास विग्रह, यानी तोड़ने की प्रक्रिया समास विग्रह होता है। यहां तक में कोई दिक्कत? अब उसके बाद जो है देख लेते हैं कि अभी अभी बताए होंगे इसके पहले कि इसमें दो पद होगा। पहले का पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाला पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होता है। अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि और कर्मधारय। अब यही भाव समास के जो है ये पूरा जो आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे आजीवन। तो देखो तो बताए अभी अभी ट्रिक कि जेकरा में जो है आ लगा रहे, जेकरा में प्रति लगा रहे, और मोटा थोड़ा कर दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मोटा, हम अभी कुछ बताए जेकरा में आ लगा रहे, प्रति लगा रहे, अनु लगा रहे, अनु भार लगा रहे, यथा लगा रहे, वो अधिकांशतः, सामान्यतः, प्राय। अब यही भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे आजीवन, आ लगा हुआ है ना, यानी जीवन भर, इसका मतलब होता है, इसका विग्रह करेंगे तो कुछ हो जाएगा जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य माने शक्ति होता है, तो सामर्थ्य के अनुसार, जेकरा में यथा लग रहे हैं उसका विग्रह जो है के अनुसार से करेंगे। यथा शक्ति, बात दोनों एक ही है, सामर्थ्य या शक्ति सेम होता है। तो शक्ति के अनुसार, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यथा क्रम यानी क्रम के अनुसार, भर पेट यानी पेट भर के, ठीक है। तभी बताएं कि भर लगा रहे हैं। उसके बाद हर भी लगा रहे, भर के साथ साथ वो कौन चीज याद रखेंगे, हर, कि हर रोज, इसका मतलब हो गया कि रोज रोज। या ऐसे भी देख सकते हैं ये शब्दों की पुनरावृत्ति हो रहा है, तो शब्दों की पुनरावृत्ति होगा तो अभी यही भाव समास होगा, क्योंकि अभी अभी बताया है हाथों हाथ, तो हाथ ही हाथ में, ये सब आपका क्या हो जाएगा, अब यही भाव समास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे शब्दों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि दोनों हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं रातों रात, मतलब रात ही रात में, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, बेशक, बेशक के दिन, ई कुछ लिखा गया, ये अलग चीज है, तो इसको जो है आप मिटा देंगे। अगला है निडर, तो मतलब नी लगल है, ये नी उपसर्ग लगा हुआ है, यानी डर के बिना, निसंदेह यानी संदेह के बिना, तो नी भी लगा रहेगा, ठीक है। तो एक बार यही वाला केवल बात को याद कर लो कि जिसमें प्रति लगा रहे, मोटा से लिख दे रहे हैं, जिसमें कुछ लगा रहे, प्रति या आ या यथा या भर, भार लगा रहे, हर लगा रहे, या फिर और कुछ बताए थे, बस फिर अनु लगा रहे, अनु, तो ये सब आपका कुछ हो जाएगा। फिर नी लगा रहे शुरुआत बार शब्दों में, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, अब यही भाव समास हो जाएगा। तो इसको याद रख लेंगे। साथ और साथ शब्दों में क्या होगा, पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करेगा शब्द, वो भी आपका अब यही भाव समास होगा। तो बोलो अब यही भाव समास से जो भी अब क्वेश्चन आएगा बनेगा कि नहीं, अब यही भाव समास से जो भी क्वेश्चन आएगा बन पाएगा कि नहीं जी, एक बार सभी लोग जो है कमेंट करेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं फिर से सर, चलिए यहाँ पे फिर से जो है एक बार बता रहे हैं, जो शुरुआत से ही ज्वाइन किए होंगे उनको जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अभी अभी जो है ज्वाइन कर रहे हैं जिनको जो है दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर से एक बार जो है हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हम बता रहे हैं, ये फिर से यहाँ शुरू से देख ले रहे हैं, अब यही भाव समास। देखिए अब यही भाव समास कहता है कि जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधान हो, यानी उसकी ही प्रधानता से जो है उसका नाम पड़ा है, अब यही भाव समास। वह अवयव हो तो उसे अब यही भाव समास कहते हैं। यानी दो बात याद रखना है, अब यही भाव समास में पहला पद अवयव होगा और दूसरा प्रधान होगा। यानी पहला पद अवयव होने के साथ साथ वो प्रधान होगा। प्रधान इस बात से होगा कि उसी नाम से ही
आपका जो है इसका नाम बना है। अब यही भाव समास, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यथा, तो यथा यहाँ पे अवयव शब्द है। यथा क्या है? अवयव शब्द है। जैसे इसका होगा यथामति, यानी कि मति के अनुसार। आमरण यानी कि मृत्यु कर, मरण, मरण यानी मृत्यु के कर। इसमें जो है यथा और आ जो है क्या है? अवयव शब्द है। अवयव शब्द जो है अगर पीछे ही बताएं, अगर जो अभी अभी जुड़े होंगे वो इसके पीछे वाला नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है? तो इसीलिए बाद में जो है इसको देखकर समझ सकते हैं। अगला देख सकते हैं, हम वो ट्रिक भी आप लोग को बता दिए। ट्रिक ये बतला दिए कि जेकरा में आ लगा रहे कोई शब्द में, या प्रति लगा हुआ रहे, या भार लगा रहे, हर लगा रहे, नी लगा रहे, या यथा लगा रहे, अनु लगा रहे और आ लगा रहे, तो बताएंगे शुरू में। ये सब के सब जो है आपका एकरा से बनने वाला जो शब्द होगा वह अव्ययी भाव समास होगा। साथ और साथ कुछ बताएं, रिपीट वाला शब्द है ना, यानी कि जो पुनरावृत्ति करेगा। पुनरावृत्ति का मतलब कुछ होगा जी, रिपीट, यानी कि जैसे घर घर है ना, घर घर 2 बार लिख दिए, रोज रोज ये 2 बार लिख दिए। उसी तरह से रातों रात, तो रात रात के 2 बार लिख दिए। हाथों हाथ 2 बार लिख दिए। बातों बात तो 2 बार लिख दिए। तो जिसको 2-2 बार जो है लिखा हुआ मिले वो आपका कौन समास होगा? वो अब यही भाव समास होगा। अब यही भाव समास होगा। चलिए, तो अब यही भाव समास को जो है यहाँ समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं तत्पुरुष समास, जो कि ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रकारों के प्रकार भी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है ये कहता है कि जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद मतलब कुछ होता है शुरू नंबर में, दूसरा पद, उत्तर पद मतलब कुछ होता है दूसरा पद, तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और पहला पद जो है यह गौण है। गौण का मतलब क्या होता है कि वो प्रधान हो गया, दूसरा का जो है प्रधान उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ओकरे से जो है ना बनेगा वो समास। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं तुलसीदास कृत, यानी तुलसी द्वारा कृत यानी रचित, ठीक है? तो इसमें जो तुलसीदास है ये आपका प्रधान है, क्योंकि ये तुलसीदास के द्वारा जो है रचना किया गया है। तो यहाँ पे तुलसीदास नहीं रहते तो रचना किसका होता है ना, कौन करते? नहीं होता। तो इसीलिए तुलसीदास जो है आपका प्रधान है, क्योंकि ये शुरुआत बार में है, इसका पूर्व पद है, पहला पद है। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता, सॉरी दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है ना, कोई ना कोई उसके जगह पे जो है आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे कहता है कि विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। तो ये नीचे की बात है, पहले इसका परिभाषा समझ लेंगे कि जिस समास का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो जाएगा उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। तो राजपुत्र में ये जो राजा है ये गौण है, लेकिन उसका बेटवा जो ये पुत्र है ये प्रधान है, ठीक है? और उसी प्रकार से यहाँ पे रचना किया हुआ जो है प्रधान होगा, तुलसीदास जो गौण होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखे थे, धन से हीन बराबर जो है धनहीन, धन से हीन बराबर धनहीन। तो ये धन जो है आपका गौण है, लेकिन हीन मने होता है गरीब, है ना? हीन मने कुछ गरीब, यानी धन से जो गरीब है उसको क्या बोलते हैं? धनहीन। धन से गरीब को धनहीन बोलते हैं। आवाज में प्रॉब्लम है, एक बार देख ले रहे हैं आवाज में किस प्रकार से प्रॉब्लम है। सब लोग के प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है जी, ठीक दिखा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पे बता रहा है कि जो भी तत्पुरुष समास होता है उसको जब विग्रह करते हैं
तो कोई ना कोई जो है कारक का चिन्ह प्राप्त होता है। जब तत्पुरुष समास को अगर विग्रह करते हैं तो कोई ना कोई कारक चिन्ह प्राप्त होता है, जिसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं या उसको परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह को कौन से नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, चाहे विभक्ति केवल, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, या इसी को जो है एक अलग नाम जानते हैं जिसको परसर्ग कहते हैं, परसर्ग। ठीक है, इसमें जो है आपका मुख्य रूप से यहाँ पे 6 को जो है यूज होगा, लेकिन ऐसे 8 को प्रकार होता है। ठीक है, पहला जो है ये कारक चिन्ह, अगर सब हम कर्ता कारक को देखते हैं तो होता है कर्ता ने, यानी कर्ता का चिन्ह जो है ने है। कर्म को, कर्म को, फिर कर्म से, कर्म से, ये सब पढ़े हुए हैं कि नहीं जी। उसके बाद जो है संप्रदान, संप्रदान, तो संप्रदान को के लिए, को के लिए, अपदान से, अपदान से, अपदान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन यह जुदाई के अर्थ में होगा। कोची के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में। अगर कोई, अगर कहीं से जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, अलगाव की स्थिति में सब अपदान कारक का जो चिन्ह होता है से होता है। लेकिन ये वाला से जो है अगर कोई साधन का उपयोग किया जा रहा है, जैसे वह कलम से लिखता है, यानी कोई काम को करने में कोई साधन का यूज किया जा रहा है, तो वहां पे कर्म कारक होता है। ये कारक अगर पढ़ेंगे तो इसको पूरे जो है डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो यूज हो रहा है हम थोड़ा सा जल्दी में इसको बता दे रहे हैं। कर्ता के चिन्ह ने, कर्म के चिन्ह को, कर्म से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, लेकिन जुदाई के अर्थ में। यहाँ भी से कोई साधन से कोई काम करेंगे तब। उसके बाद संबंध, संबंध, संबंध कारक का चिन्ह है का के की, का के की। जैसे हुआ कहेंगे कि राम श्याम का भाई है, तो का जो उसमें आया वह राम और श्याम में संबंध बतलाने के लिए। और अधिकरण का एक चिन्ह होता है अधिकरण, अधिकरण होता है में पर, कुछ होता है में पर, में होगा या पर। जैसे चिड़िया जो है पेड़ पर है, बंदर, बंदर जो है घर में है, चूहा बिल में है, तो में या पर के लिए जो है अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। बताओ यहाँ तक में दिक्कत। तो उसके बाद जो है आगे समझते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि जो भी अभी विभक्ति देखे, उस विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। विभक्ति के अनुसार 6 उपभेद होते हैं। इसकी जगह जो है उपभेद लिख देंगे, उपभेद होते हैं। पहला कोची कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्म तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तो अभी अभी हम बताए हैं कर्म तत्पुरुष के, बताओ पहचान क्या हो सकता है, इसका चिन्ह क्या होगा, को, कर्म को, कर्म से, और संबंध, संप्रदान को के लिए, को के लिए, और अपदान से, लेकिन कैसा, जुदाई के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में, अर्थ में। और संबंध का के की, रा रे री, रा रे री, ऐसा ऐसा जो है चिन्ह लग रहे हैं, उसको तोड़ने पर अधिकरण क्या होता है ने, आएगो पर, ने और दूसरा पर। तब बताओ कर्म तत्पुरुष के जो भी उदाहरण होगा उसको विग्रह करेंगे तो को आएगा। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण में तोड़ेंगे तो से विभक्ति चिन्ह आएगा। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण को तोड़ेंगे तो को या के लिए विभक्ति चिन्ह आएगा। अपदान को तोड़ेंगे तो से आएगा, लेकिन वहां से अलगाव होते रहेगा, जुदाई होते रहेगा। संबंध तत्पुरुष में देखेंगे का के की जो है तोड़ने पे आएगा, और अधिकरण तत्पुरुष को तोड़ेंगे तो मी और दूसरा पर आएगा। तो देखिए अब कैसे कैसे आता है, इसके उदाहरण को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो तत्पुरुष समास के उदाहरण देखिए, जैसे शुरुआती बार में है शहरगत, शहरगत, तो इसका मतलब क्या हुआ, शहर को गया हुआ, तो को चिन्ह लग जा रहा है, तो को लग रहा है, तो केकर उदाहरण होगा,
कर्म तत्पुरुष के। कौन तत्पुरुष के? कर्म तत्पुरुष से। नर्कगत यानी नर्क को गया हुआ, तो ये को लग गया फिर जी, तो ये भी आपका कर्म तत्पुरुष के उदाहरण होगा। क्या कर होगा? कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। उसके बाद जो है आगे देखते हैं इतिहासकार। तो इतिहासकार मतलब इतिहास को लिखने वाला, को चिन्हाया है, तो कर्म तत्पुरुष के भी उदाहरण होगा। उसी तरह से मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, को आ गया तो आपका कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है। और चित्रकार यानी चित्र को बनाने वाला, को आ गया तो कर्म होगा, को आएगा तो कर्म होगा। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला, को आ गया तो कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए काला पूर्ण यानी काला से पूर्ण, काला से पूर्ण, तो से आ गया तो करण, से आ गया तो करण, यानी कोई भी काम करने के लिए उसके पास कला है, कोई साधन है, ओकरा से काम कर रहा है, तो करण तत्पुरुष। कला निपुण यानी कला से निपुण, तो से चिन्ह आ गया, इसका मतलब ये भी करण तत्पुरुष का उदाहरण होगा। मन माना, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ उसका समास विग्रह है, तो से जो चिन्ह आया ये भी आपका करण तत्पुरुष आया, ये भी आपका क्या है? करण तत्पुरुष। ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अब ठीक हो गया होगा। अब देखते हैं उसके बाद, अब उसके बाद जो है देखते हैं कष्ट ध्याय, कष्ट साध्य। कष्ट साध्य, तो कष्ट साध्य का मतलब क्या होगा? तो कहते हैं कष्ट से साध्य, तो से जो चिन्ह आया ये करण के आपका चिन्ह है, यानी करण तत्पुरुष के। परशुराम चरित, परशुराम चरित मैंने परशुराम द्वारा रचित, परशुराम द्वारा रचित, तो द्वारा जो भी आता है वो भी आपका करण होगा, है ना? से या के द्वारा, से या के द्वारा जो चिन्ह आता है वो करण तत्पुरुष के आता है। रस भरा यानी रस से भरा हुआ, से आ गया तो आपका करण तत्पुरुष हो गया। डाक घर, डाक के लिए घर, तो के लिए आ जाएगा तो ये आपका संप्रदान हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान का चिन्ह जो है क्या बताए थे? के लिए या को के लिए, तो मैंने के लिए आ गया तो संप्रदान। दवाई खाना, तो दवाई के लिए खाना, तो के लिए चिन्ह आ गया तो यह संप्रदान होगा, संप्रदान होगा। ठीक है। और विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पे के लिए आ गया तो ये भी आपका कुछ होगा, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण होगा। उसी तरह से आगे देख लेते हैं गौशाला, माने गौशाला गाय के लिए शाला, तो के लिए यहाँ पे आ गया, तो बताओ के लिए अगर रहेगा तो कौन तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर, तो के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। राज्य भवन यानी राज के लिए भवन, राज के लिए भवन, तो के लिए चिन्ह आ गया तो ये भी आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं विद्या रहित, यानी कि विद्या उसके पास जो है रहित माने अलग हो गया, तो विद्या का जो है अलगाव हो रहा है, विद्या का जो है जुदाई हो रहा है, तो विद्या का जुदाई में आपका क्या होगा? अपादान, अपादान तत्पुरुष के उदाहरण होगा। कर्ज मुक्त यानी कर्ज से अलग हो गया, कर्ज से बिल्कुल मुक्त हो गया, तो से चिन्ह जो आया ये भी आपका अपादान तत्पुरुष का जो है उदाहरण होगा। धनहीन, तो धन से हीन यानी धन उसके पास नहीं है, दान से गरीब है, तो से जो चिन्ह आया अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष होगा। अब बीमारी मुक्त यानी बीमारी से मुक्त, तो बीमारी उसके पास गायब हो गया यानी अलग हो गया, तो अलगाव की स्थिति में अपादान, अपादान तत्पुरुष समास होगा। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, तो से के लिए अपादान। अब जो है आता है बारी संबंध कारक के, जैसे अंग दान, तो अंग दान माने अंग का दान, तो का चिन्ह लगा रहेगा तो कौन? संबंध तत्पुरुष, का चिन्ह रहेगा तो संबंध तत्पुरुष कहलाएगा, संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं
जीवदानी, तो जीवदानी मतलब जीव का दान, तो जीव का दान, तो का आ गया तो ये संबंध है, ठीक है। उसके बाद भारत रत्न, भारत का रत्न, का आ गया तो कुछ होगा, संबंध होगा, का आ गया तो संबंध है। जल धारा यानी जल की धारा, का आए या की आए तो सब क्या हो जाएगा, आपका संबंध कारक हो जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, दुकान में प्रवेश, इसका मतलब हुआ कि दुकान में प्रवेश, तब में चिन्ह जो आएगा ये अधिकरण कारक तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष का आएगा। कौन तत्पुरुष के, अधिकरण तत्पुरुष के यह उदाहरण होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आप याद रखेंगे, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण ये दुकान प्रवेश, शहर वास यानी शहर में वास, तो ये भी आपका अधिकरण होगा। जल समाधि यानी जल में समाधि, तब में चिन्ह अधिकरण का होगा। खुद बीती माने खुद पर बीती, तब पर भी चिन्ह आएगा तो अधिकरण कारक के लिए। पर्वत रोहन यानी पर्वत पर आरोहण, तो इसके लिए भी अधिकरण कारक आएगा। तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास का ये जितना भी उदाहरण है ये सब जो है कारक के अनुसार है, यानी कारक के विभक्ति के अनुसार है। उसके बाद जो है तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद होते हैं, जैसे हम आपको बताए भी थे शुरुआत भर में कि एक नई समास होता है। तो नई समास कहने का मतलब है कि यह नया समास है। तो कहा जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो, निषेधात्मक मतलब होता है नकारात्मक, निषेधात्मक माने कुछ होता है नकारात्मक हो, उसे नई तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब इसमें नकारात्मक बात आएगा, जैसे असभ्य, इसका विग्रह करेंगे तो न सभ्य, आ माने कुछ होता है ना, सब माने सब। अनंत तो कहेंगे न अंत, अनादि तो कहेंगे न आदि, असंभव तो न संभव। तो ये सब जो है न आ रहा है तो नकारात्मक वाला बात जो होगा ये आपका नई तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, नई तत्पुरुष समास होगा। तो इस प्रकार से समास को जो है हम पूरे क्लियर रूप से जो है देख लिए। बाकी जो है हम लोग अगले क्लास कल करेंगे, और कल में जो है ये समास बताने के बाद जो है इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी जो है डिस्कस करेंगे ये अगले क्लास में। बहुत सारे जो है इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए जो है बेहद जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अगर अगले क्लास को जो है अगर कल करना चाहते हैं तो एक बार जो है जरूर लिखे। क्वालिटी 360 में HD दिखाई देगा, चलिए 360 में ही है आपका क्वालिटी। अपने अपने मोबाइल का जो है क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो ठीक दिखाई देगा। चलो कल के क्लास जिनको जिनको पढ़ना है वो जो है हाँ हाँ लिखे या यस लिखेंगे, यस या हाँ, ये दोनों में से जो है कोई भी बात लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि चलिए कल के क्लास को भी जो है आप लोगों को करना होगा, कल होगा, हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कै बज गया? आवाज